तो कल हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज देख रहे थे। तुम भी नहीं गई फंक्शन पे? मुझे अगर सिर्फ पार्टिसिपेंट्स आएंगे तो देखेगा कौन? पेरेंट्स। सो कल हम एक इंथैल्पी, डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज हमने स्टार्ट करी थी। तो मैंने तुम्हें बोला था कि द फर्स्ट टाइप इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की हमने डेफिनेशन देखी थी वो ये थी कि नाम तो ये बोल ही रहा है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कोई चीज की फॉर्मेशन हो रही होगी, बट मेन पॉइंट टू नोट वाज कि जो भी कंपाउंड बन रहा है वो 1 मोल बने। अगर वो 1 मोल नहीं है, वो 2 मोल बन रहा है, तो उस वक्त जो भी हीट में चेंज आएगा आप उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं मान सकते। वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जरूर होगी। अगर कोई भी रिएक्शन है तो उसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोला जाएगा, बट उस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तब बोला जाएगा अगर कंपाउंड कितना बन रहा है, 1 मोल, एंड दैट टू फ्रॉम द एलिमेंट्स, नॉट फ्रॉम द कंपाउंड्स। अब जैसे एग्जांपल है, मैंने कल यहीं पे क्लास छोड़ी थी कि अगर आप देखो आपको एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है और आपको साथ में डेल्टा एच नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, बट ये जो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है वो इस रिएक्शन की डेल्टा एच इंथैल्पी है, बट क्या हम इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मान सकते हैं? तो मैंने तुम्हें बोला था नहीं। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि कितने मोल्स बन रहे हैं अमोनिया के? 2 मोल्स। सो दैट मीन्स जो आपको -92.4 किलो जूल पर मोल डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, दैट इज फॉर 1 मोल, सॉरी दैट इज फॉर 2 मोल्स। लेकिन जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है दैट इज फॉर 1 मोल। तो मैंने तुम्हें बोला था कि 1 मोल के लिए जो आपको वैल्यू दे रखी है आप उसको 2 से डिवाइड कर लोगे तो हमारे पास आंसर अप्रोक्सीमेटली -46 आ गया था। ठीक है, ये एग्जाम्पल नोट कर लिया था? ये एग्जाम्पल नोट कर लिया था? कल जाते जाते लिख भी लिया था? हाँ, वो भी ले लेते हैं। पहले ये लिख लिया आपने सबने? नोट कर लो। डेल्टा एच आर यानी कि जो आपको रिएक्शन की इंथैल्पी दे रखी है वो 2 मोल्स के लिए दे रखी है, उसको हम डेल्टा एच एफ नहीं मान सकते क्योंकि डेल्टा एच एफ के लिए हमें 1 मोल के लिए वैल्यू निकालनी होती है। कुछ बच्चों की आवाज आ रही है। गुड डन।
ये क्वेश्चन करके देखना, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन। सिंपल, आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है। क्या फॉर्मूला करवाया था? प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज निकालना है रिएक्शन का। तो क्या फॉर्मूला था? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट समेशन माइनस रिएक्टेंट। तो आपको प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है, रिएक्टेंट्स की वैल्यू भी दे रखी है, सॉल्व करके बताओ। सबसे पहले प्रोडक्ट N2 दिख रहा है, पर N2 कितने हैं? 2। तो 2 एंथैल्पी ऑफ N2 प्लस 6 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस रिएक्टेंट में 4 टाइम्स लेंगे अमोनिया और 3 टाइम्स लेंगे O2। N2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? N2 की वैल्यू क्यों नहीं दे रखी? क्योंकि एलिमेंट्स की 0 लेनी होती है स्टैंडर्ड। वाटर की कितनी दे रखी है? -286। अमोनिया की वैल्यू कितनी दे रखी है? -46। और O2 की 0 ले लेंगे तो ये आ जाएगा -6 6 36 3 49 50 51 5 -24 -176 प्लस 184 -1716। अप्रोक्सीमेशन ऑप्शन दे रखे हैं क्योंकि 1500 -1532 आ रहा। तो सिंपल, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है क्योंकि एलिमेंट्स की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो 0 लेनी होती है। एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स होते हैं ना, N2 O2 Cl2, इनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लेनी होती है? 0। तो सिंपल ये क्वेश्चन था, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद हेस लॉ एंड CPCV। हाँ, वो बाई चांस इन्होंने ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, बट आपको ऐसे नहीं आएंगे, आपको तो खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। लवे, परसों है ना एग्जाम? मंडे इज 17। हमारा आज कल तक हो जाएगा, आज कल तक। चलें हेस लॉ करें। नोट कर रहे हो अभी? कर लिया? एक बार इस रिएक्शन की निकाल के दिखाओ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब अपने आप करो। दिव्यांश, इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट कौन सा? N2O। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O प्लस दूसरा प्रोडक्ट CO2 है, लेकिन 3 टाइम्स है, तो CO2 माइनस रिएक्टेंट N2O4। अच्छा, फिर पहले बताते ना। अब दिख रहा है? प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O। दूसरा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, बट 3 टाइम्स, माइनस रिएक्टेंट इज N2O4 प्लस 3 टाइम्स। कुछ नहीं कर रही मैं, जो प्रोडक्ट 1 टाइम है वो 1 टाइम ले रही हूँ, जो प्रोडक्ट 3 टाइम्स है वो उसकी वैल्यू भी कितने टाइम्स ले रही हूँ? 3 टाइम्स। माइनस जब रिएक्टेंट करना है तो जो रिएक्टेंट 1 टाइम है वो 1 टाइम ले रही हूँ,
जो रिएक्टेंट 3 टाइम्स है उसको बस अब वैल्यूज पुट करनी है। N2O की वैल्यू इज 81, CO2 की वैल्यू इज -393, N2O4 की वैल्यू 9.7, CO की वैल्यू 100 -110। सॉल्व करो इसको। 81 माइनस 700 समथिंग आएगा। नेगेटिव में क्या पॉजिटिव मेरा तो नेगेटिव में आ रहा है। 1179 में से 81 माइनस करो। हाँ मैम नेगेटिव ही आएगा, -777। -777.3 आ रहा है। और 3 आ रहा है। चलो 3 आई 7 आई, मेन तो यही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब जो हमने जो भी 2-3 एग्जाम्पल देखे उससे आपको लग रहा होगा कि रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी तो बहुत आसान है। हमें प्रोडक्ट में से इंथैल्पी की क्या माइनस करना है, रिएक्टेंट। बट उसके लिए भी तो आपको इंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है ना। अगर सोचो आपको N2O की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू ही ना दे रखी होती, या आपको CO2 की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू ही ना दे रखी होती, तो आप इंथैल्पी चेंज नहीं निकाल सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि अगर आप किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज निकाल रहे हो, यू आर सब्ट्रैक्टिंग इंथैल्पीज ओनली ना ऑफ रिएक्टेंट्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर उन्हीं प्रोडक्ट और उन्हीं रिएक्टेंट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू ना दे रखी हो, यानी कि सबसे पहले तो हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी सीखनी है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी सीखनी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए मैं आज आपको एक हेस लॉ पढ़ाऊंगी। व्हाट इज हेस लॉ? अब हेस लॉ ने कहा था, अभी पहले समझ लो, प्लीज बातें नहीं करनी। हेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में हेस लॉ नहीं करके जा रहे हो तो दैट मीन्स आप बहुत मेजर चीज छोड़ के जा रहे हो। तो ऑल्दो मैंने संडे या मंडे जो भी मैं एक दिन टेस्ट रख रही हूँ, ये टॉपिक नहीं डाल रही हूँ, बट ये आगे तो आपको मैं टेस्ट में डालूंगी। अब हेस लॉ ने क्या कहा था? हेस लॉ ने कहा था कि द टोटल इंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन while going from reactants to products is same whether you do that reaction in one step or you do that in a number of step। यानी कि अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, मतलब मान लो आप A से B जा रहे हो, ठीक है, आप अगर A से B में जाते हुए कुछ तो इंथैल्पी चेंज आएगा। जब आप A से B जाओगे कुछ तो इंथैल्पी चेंज आएगा ना, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी। अब वो ये कह रहा है कि अगर आप A से B जा रहे हो, अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो, ठीक है, दूसरा स्टूडेंट है पहले वो A से C बना रहा है, फिर C से फाइनली कहाँ पहुंच रहा है, B, तो उसका जो इंथैल्पी चेंज आएगा टोटल करेंगे डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, वो डेल्टा H रिएक्शन के बराबर आएगा। यानी कि अगर तुम डायरेक्ट जा रहे थे A टू B तो चेंज कितना आ रहा था, डेल्टा H रिएक्शन, और जब A टू B वाया C जा रहे हो तो पहले A से C जाने में इंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा H1, और फिर C टू B जाने में इंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है। तो इन दोनों को प्लस करके ये बनना चाहिए, इन दोनों को प्लस करके ये क्यों बनना चाहिए, क्योंकि जब तुम इन दोनों को प्लस कर रहे हो तुम जा तो A से B ही रहे हो ना। सो व्हाट, आप बीच में C पे रुके। एंड ऐसा क्यों है, हेस लॉ क्यों आया था, तो कहीं ना कहीं हेस लॉ इसीलिए आया था क्योंकि इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। इंथैल्पी क्या है, यानी कि वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप किस पाथ से A से B पहुंच रहे हो, चाहे आप सिंगल स्टेप में पहुंचो चाहे आप मल्टीपल स्टेप्स में पहुंचो।
अब आप सोच रहे होगे कि मैम हेस्लो तो इतना इजी है कि इसने इतना ही तो बोला था, बातें करनी है दिव्यांश जर्मन बाहर जाओ। हेस्लो की स्टेटमेंट तो बहुत इजी है, क्योंकि हेस्लो ने तो इतना ही बोला था कि वेदर अ रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और इन अ मल्टीपल स्टेप्स द टोटल एंथैल्पी चेंज इज सेम, है ना, कि अगर आप ए से बी जा रहे हो, चाहे आप एक स्टेप में जाओ चाहे आप मल्टीपल स्टेप्स में जाओ, तो टोटल एंथैल्पी चेंज आएगा, वो क्या आएगा, सेम। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि कार्बन ग्रेफाइट को आपने कार्बन डायमंड में बदलना है और आपने एंथैल्पी चेंज निकालनी है, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन डायमंड में कन्वर्ट होने के लिए सालों लग जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? क्या बोलोगे कि हम इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल नहीं सकते? इसका तोड़ क्या था? साइंटिस्ट ने क्या करा, कार्बन ग्रेफाइट को कंबशन कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई उसने, इसकी एंथैल्पी नोट कर ली, मान लो -100 आ गई। फिर उन्होंने कार्बन को डायमंड की फॉर्म में लेके उसकी बर्निंग कर दी और उसकी एंथैल्पी निकाल ली, मान लो दोनों को माइनस कर दो। दोनों को माइनस करने का मतलब है O2 से O2 कट जाएगा, CO2 से CO2 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास रिएक्शन क्या बन रही है, कार्बन ग्रेफाइट माइनस कार्बन डायमंड इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है +100, वो इसी रिएक्शन का बन गया, कार्बन ग्रेफाइट चेंजिंग टू कार्बन डायमंड। यानी कि कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन डायमंड में चेंज करने के लिए कितनी एंथैल्पी चाहिए, 100। अब हमने डायरेक्टली नहीं निकाली, हमने डायरेक्टली तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट निकालने का मतलब था कि सच में हम ग्रेफाइट को किस में कन्वर्ट करते, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमने नंबर ऑफ स्टेप्स बना लिए, उन नंबर ऑफ स्टेप्स में हमने क्या किया, पहले स्टेप में ग्रेफाइट की बर्निंग कर दी। अब आपने नहीं ऐसा करना, आपको तो डेटा दे रखा होगा, आपको क्या दे रखा होगा, आपने देखना है कि उस डेटा को आप कैसे प्लस माइनस करोगे ताकि उसी रिएक्शन पर आप पहुंच जाओ जिस रिएक्शन की आपने एंथैल्पी निकालनी है। तो हेस्लो से ज्यादा हेस्लो की एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, कि हेस्लो हेल्प अस टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ सो मेनी रिएक्शंस व्हिच वी कैन नॉट फाइंड डायरेक्टली। हेस्लो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी मदद से हम ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस की एंथैल्पी निकाल सकते हैं जो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ठीक है। बट हम ऐसे रैंडमली नहीं चलेंगे, हम शुरू करेंगे सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हाउ यू फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूजिंग हेस्लो। तो इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ये एंथैल्पी हेस्लो का पक्का ये क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और आपको डेटा क्या दे रखा है, कार्बन की कंबशन, इस रिएक्शन की डेल्टा H दे रखी है -393.5 किलो जूल, H2 + ½ ये पूरा क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, ये डेटा भी आपको दे रखा होगा। CH4 + 2O2 gives ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चंस को क्या करना है, पहले क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी ऑफ किसकी फॉर्मेशन करनी है नमन, ऑफ CH4। अब मैंने अभी अभी कल डेफिनेशन कराई थी कि अगर आपको फॉर्मेशन करनी है तो 1 मोल बनाना है, तो पहले तो आप रिएक्शन बनाओ। अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH4 की निकालनी है तो सबसे पहले CH4 प्रोडक्ट साइड आएगा, क्योंकि आपने उसकी फॉर्मेशन करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बोला था कि जिसकी आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी होती है, यू हैव टू टेक इट 1 मोल। और ये किससे बन रहा है, एक कार्बन से और 2, यानी कि अगर आप इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल लो तो वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। अब इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को निकालने के लिए आपको डेटा गिवन है। अब मुझे कौन बताएगा कि इनमें से मैं किसको प्लस करूं किसको माइनस करूं ये रिएक्शन बन जाए। क्लियरली पता लग रहा है कि मुझे कार्बन चाहिए, कार्बन कौन सी इक्वेशन में है, फर्स्ट। उसके बाद मुझे हाइड्रोजन चाहिए, पर कितने,
हाइड्रोजन मेरी सेकंड इक्वेशन में है, पर कितने हैं दिव्यांश, हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4 नहीं, मतलब H2 कितने चाहिए, और इधर H2 कितने हैं? तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूंगी तो कार्बन और 1 H2 ऐड होगा, जबकि मेरी जो डिजायर्ड इक्वेशन है उसमें मेरे को एक कार्बन को कितने H2 ऐड करने हैं? तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हम करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को प्लस करना है पर सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने का हमें क्यों आइडिया आया, क्योंकि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को डायरेक्टली प्लस कर देंगे तो कार्बन में एक H2 ऐड हो जाएगा, लेकिन मुझे जो डिजायर्ड इक्वेशन है मेरी, जिसमें मुझे मीथेन बनाना है, उसमें मुझे कार्बन में कितने H2 ऐड करने हैं? तो हेस्लो ने यही कहा था ना कि जो आपको चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि इस स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी एंथैल्पी को भी 2 से। अब देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज उतार लेती हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज उतार लो, कार्बन प्लस O2 गिव CO2, इसकी वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी। लेकिन अब मैंने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2 वाटर, और इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -285.8 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बातें नहीं, और ये आंसर आ गया -571। अब इन दोनों को ऐड कर दो। आपको ऐड करने का कहां से आइडिया आया? आपको दिख रहा है कि अगर आपको इस रिएक्शन तक पहुंचना है, आपको एक कार्बन को 2 H2 से ऐड करना है। जो ये सोच रहे हैं कि मैम अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे कार्बन में 2 H2 ऐड हो जाएंगे, O2 भी तो ऐड हो जाएंगे, O2 तो नहीं चाहिए, वो हम बाद में देखते हैं, उसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल आप कार्बन प्लस 2H2, O2 भी ऐड हो गए, CO2 प्लस 2H2O, और दोनों की एंथैल्पी की वैल्यूज भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब इज इट योर डिजायर्ड इक्वेशन? नो, हमारी डिजायर्ड इक्वेशन में तो 1 कार्बन और 2 H2 था, इसमें तो 2 O2 भी आ रहा है, CO2 भी आ रहा है, 2 वाटर भी आ रहा है, और हमारी डिजायर्ड इक्वेशन में हमें क्या चाहिए? अगर आप गौर से देखो, जो आपको CH4 चाहिए वो थर्ड इक्वेशन में पड़ा है, बट वो CH4 रिएक्टेंट साइड पड़ा है, और आपको किस साइड चाहिए? तो आप इस इक्वेशन को माइनस कर दो। अगर आपकी जो इक्वेशन आई है इसमें से थर्ड इक्वेशन क्या है, CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2O, और उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -8090.3 दे रखी है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दोगे, एक तो O2 कैंसिल हो जाएगा, CO2 कैंसिल हो जाएगा, 2 वाटर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें CH4 चाहिए था वो आ जाएगा, बट वो रिएक्टेंट साइड माइनस हो रहा है, तो प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएगा? यानी कि C प्लस 2H2 माइनस CH4 गिव 0, और डेल्टा H की वैल्यू क्या आ चुकी है? अब यही तो मेरी डिजायर्ड इक्वेशन थी, कार्बन प्लस 2H2 गिव्स, दिस इज हेस्लो। हमने आज क्या करा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने कल पढ़ ली थी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, कि जब भी हम किसी सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं 1 मोल की फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, तो उसको क्या बोला जाता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए हमने अप्लाई क्या किया? हेस्लो। अप्लाई क्या किया? हेस्लो। कैसे अप्लाई किया? हम डायरेक्ट इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमें कुछ डेटा दे रखा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उस डेटा को यूज करके अपनी डिजायर्ड इक्वेशन बना ले। यही हेस्लो ने कहा था कि रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन वन स्टेप डायरेक्टली, देन द एंथैल्पी चेंज इज सेम इफ यू डू इट इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। अब नंबर ऑफ स्टेप्स हमें दे रखे हैं, बट इस डिजायर्ड इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हमें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें डिजायर्ड इक्वेशन भी खुद बनानी पड़ेगी। ये मैंने खुद बनाई है। कैसे बनाई है? क्वेश्चन रीड करके। क्वेश्चन कहता था मुझे किसकी फॉर्मेशन करनी है? CH4 की, तो मैंने CH4 कहाँ ले लिया? प्रोडक्ट साइड। और एक CH4 के लिए मुझे दिख ही रहा है कि मुझे कितने कार्बन चाहिए? 1, पर H2 कितने चाहिए? तभी 2 2 4 बनेगा। अब इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए मैंने डेटा को देखा। जब मैंने डेटा को देखा मुझे पता लग गया कि एक कार्बन तो है पर H2 2 नहीं है, H2 1 है।
तो डायरेक्टली मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड नहीं कर सकती। मुझे क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि पहली सेकंड इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, फिर मैं दोनों को ऐड करूंगी। वही मैंने किया। मैंने फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज उतार ली, बट सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, और जब मैंने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो उसकी करस्पॉन्डिंग इंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई करा। दोनों को ऐड करने के बाद दोनों की इंथैल्पीज भी ऐड हो गई, बट मैंने रियलाइज किया कि ये तो मेरी डिजायर्ड इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें 2O2 आ रहा है, CO2 आ रहा है, H2H2 आ रहा है, मीथेन तो आ ही नहीं रहा। तो मेरे जो थर्ड इक्वेशन का डेटा था, तेरे गो टू भवे मैम, आस्क हर टू टेक इट्स पिक्चर एंड सेंड इट टू योर मदर। अभी आप देख लो, मैं बोलना नहीं चाहती हाफ ईयरली में कितना मार्क्स आए हम, एंड आप सबसे ज्यादा ब्रिलियंट हो, बट उसके बावजूद भी आर गेटिंग लोएस्ट मार्क्स। इस थर्ड इक्वेशन को आप जैसे ही माइनस करोगे तो जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो कट जाएंगी। अगर जो ये थर्मोडायनेमिक्स का मैं टेस्ट ले रही हूँ ना, जिसमें मैं आज वाला टॉपिक नहीं डाल रही, लेकिन मैंने डेल्टा जी तक बोला है, जो मेरे टेस्ट में ही पास नहीं होगा ना, उसके तो पेरेंट्स को मैं वैसे ही पर्सनली मिलूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर दिसंबर एग्जाम कि तुम फिर दिसंबर में फेल हो जाओ और फिर तुम्हारे पेरेंट्स मेरे को बोलें कि आपने बताया नहीं। दिस इज गोइंग टू बी योर क्या बोलते हैं उसको, डिसाइडिंग फैक्टर कि आप इस टेस्ट के बाद कंटिन्यू करोगे कि नहीं। बिकॉज आई हैव अ डिस्कशन विद योर पेरेंट्स की अगर संडे रखा हुआ है, बट हो सकता है मंडे हो जाए, पर तुम तैयारी करके चलो। फिर क्योंकि संडे कोई आता नहीं, इसीलिए मैंने +2 वालों से पूछ के मंडे ही करा है, क्योंकि संडे आधी जनता आती नहीं है, ये मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि तुम 2 बच्चे आ जाओ 2 आए ना। तो मंडे वी आर गोइंग टू हैव द टेस्ट, और मंडे जो बच्चा टेस्ट नहीं देने आएगा या अगर पास नहीं होगा, प्लीज बी रेडी फॉर द कंसिक्वेंसेज इस टाइम। मैं पढ़ा ही सकती हूँ ना, पढ़ा मैं अच्छे से रही हूँ, फिर भी तुम नहीं परफॉर्म कर रहे तो मैं क्या करूँ। ये क्वेश्चन नोट कर लो, मैंने दिए, कौन सा नहीं दिया, हाँ रिडॉक्स का रहता है वो, मैं दे दूंगी। ये लिख लो, हेस्लो का क्वेश्चन लिख लो। पहले हेस्लो की स्टेटमेंट लिखो, हेडिंग डालो हेस्लो, हेस्लो द टोटल अमाउंट ऑफ, नहीं बाहर भवे मैम से ले लो, द टोटल अमाउंट ऑफ heat evolved or absorbed in the reaction is same whether the reaction takes place, मैं भी नोटबुक्स चेक करने आ रही हूँ कौन नहीं लिख रहा, इन वन स्टेप और अ नंबर ऑफ स्टेप्स that is total enthalpy change depends upon nature of reactants and products and is independent सिंबॉलिकली। अगर हम A टू B जा रहे हैं डेल्टा H और वाया C जा रहे हैं डेल्टा H1 डेल्टा H2, देन डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 applications of Hess law
Hess law helps us to find enthalpies of reactions which cannot be calculated directly. सबसे पहले हमने कैलकुलेशन ऑफ enthalpy of formation. लवे तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? इक्विलिब्रियम भी आ रहा है, और जब मैंने इक्विलिब्रियम करवाया था तुम आ रहे थे? संडे तुम मेरे को दे दो टेस्ट, क्योंकि मंडे तो तुम्हारा खुद का ही पेपर है। अगर इन सबका मंडे भी होता है तो तुम अकेले ही दे दो मेरे को अपना, चाहे उधर मेरे घर पे आके दे दो, पर दे दो। ये डिजायर्ड इक्वेशन आपको खुद बनानी पड़ेगी कि आपको जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करनी है उसको 1 मोल लेना है, उसको प्रोडक्ट साइड लेना है। टेस्ट में तो 13% है भी रहा है। सिर्फ डेल्टा जी थोड़ा आ रहा है। हाँ, डेल्टा जी वाले तो उन 13 में से डालूंगी, और डेल्टा एच भी है, डेल्टा यू भी है, और डेल्टा एस एंट्रोपी भी तो है, जो जब तुम्हें उस रूम में भेजा था आर्ट न्यूमेरिकल, वो भी तो है। जब तुम करके नहीं आए थे, जब उसमें भी 1-2 डाउट थे बच्चों में। टेस्ट तो इजी डालूंगी, वेरी इजी। देखो, जो पढ़ के आता है उसके लिए इजी होता है, जो नहीं पढ़ के आता उसके लिए इजी भी टफ है। हम कर दो अपने। हाँ बस ठीक है। अगर ये समझ आया तो अगली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप खुद निकालोगे एस लॉ अप्लाई करके। जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करनी है उसको प्रोडक्ट साइड रखना 1 मोल, ठीक है, अपने आप ट्राई करना और देखना कैसे प्लस माइनस करना। यही तो क्या बस।
कराऊं? अगला लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द enthalpy of formation of carbon monoxide from the following data. डेटा आपको दे रखा है, कार्बन प्लस O2 गिव CO2 minus 393.5 किलोजूल, तो पहले तो डिजायर्ड इक्वेशन बनाओ। आपको किसकी फॉर्मेशन करनी है हरमन? तो सीओ कहाँ आएगा? रिएक्टेंट साइड के प्रोडक्ट साइड। जब कोई चीज फॉर्मेशन का क्या मतलब है? अभी वो बन रही है। और 1 मोल, अच्छा 1 CO बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक सी, एक O चाहिए, पर O तो मिलता नहीं क्योंकि O तो किसकी फॉर्म में होता है, तो हाफ ले लेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये डिजायर्ड इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि मुझे जिसकी फॉर्मेशन करनी है, लाइक अगर इस क्वेश्चन में लिखा था कि यू हैव टू डू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, तो बहुत क्लियरली पता लग रहा था कि आपको CO बनाना है, तो यू विल बी टेकिंग CO ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड पर्टिकुलरली इट हैज टू बी 1 मोल। और वो 1 मोल क्लियरली पता लग रहा है कि उसके लिए आपको एक कार्बन चाहिए और एक O चाहिए, पर O तो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2। तो O2 को O बनाने के लिए हमने O2 कितना ले लिया? हाफ। अब मेरे को बताओ, पहली इक्वेशन में कार्बन है पर O2 एक है, हमें तो कितना चाहिए? हाफ। अगर आप ये सोचोगे कि मैम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि O2 हाफ से डिवाइड होगा तो कार्बन भी हाफ से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, सिंपल पता लग रहा है कि अगर आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, एक तो एक O2 में से हाफ O2 माइनस होगा तो हाफ O2 रह जाएगा, CO माइनस होगा तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस, और CO2 तो चाहिए ही नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, ओनली आपको एक ही ऑपरेशन लगाना था लवे, फर्स्ट माइनस सेकंड। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हो तो आपके पास डिजायर्ड इक्वेशन ही बन रही है, करके देख लो। CO2 से CO2 कैंसिल हो रहा है, वो हमें चाहिए ही नहीं। O2 में से हाफ O2 माइनस होगा तो हाफ ही रह जाएगा, हमें हाफ ही चाहिए। CO माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। बातें नहीं। तो ये जो इंथैल्पी आ रही है ये CO की फॉर्मेशन के लिए आ रही है। अगर आप कहोगे कि मैम हमारा CO तो उस साइड है, ये भी उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो हेस्लो समझ आया? इसके न्यूमेरिकल समझ आए? अभी हेस्लो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने हेस्लो सिर्फ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को निकालने के लिए अप्लाई किया है, जबकि टोटल 10 तरह की इंथैल्पीज हैं। कितनी तरह की इंथैल्पीज हैं? पहली कौन सी थी? इंथैल्पी ऑफ। अब पहले मैं आपको 10 तरह की इंथैल्पीज समझा देती हूँ कि और कौन कौन सी इंथैल्पीज हैं, फिर मैं आपको हेस्लो के रैंडम क्वेश्चंस करवा दूँ। अब इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि मैम 10 इंथैल्पीज हैं।
हेस्लो ने तो करना वही है कि आपको जिस भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी होगी, आपको जो डेटा गिवन होगा आपने इस तरह से प्लस माइनस करना है कि वो रिएक्शन बन जाए। ठीक है, पहले मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज दिखा दूं। देखो, पहली एंथैल्पी थी एंथैल्पी ऑफ, जब आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, मतलब जिसकी आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी होती है, इसका मतलब वही सब्सटेंस आपको प्रोडक्ट में बनाना होता है, बट हाउ मच मोल? 1 मोल। सेकेंड टाइप ऑफ एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ, अब कंबशन का क्या मतलब होता है? बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कल को अगर आपको मैं यही क्वेश्चन देती कि आपको CH4 की फॉर्मेशन नहीं करनी, कंबशन करनी है, तो अब आप CH4 रिएक्टेंट साइड लोगे, अब आप CH4 किस साइड लोगे? तो रिएक्शन क्या बनेगी? CH4 कंबशन करने के लिए O2 फॉर्म CO2 एंड, अब इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको एग्जाम में आता है कि आपको मीथेन की कंबशन करनी है तो मीथेन 1 मोल लेना है। जैसे जब हम फॉर्मेशन करते थे तब वो सब्सटेंस कितना लेते थे, वैसे जब हमें उसकी कंबशन करनी है तो हमें वो कितना लेना है। उसके अलावा जब आप बैलेंस करोगे तो O2 जैसे 4 है तो यहाँ 2 हो सकते हैं, क्योंकि O2 इस साइड 4 बन रहे हैं, तो 4 बनाने के लिए हमने इस साइड क्या लगा दिया, बट वो सब्सटेंस जिसकी आप कंबशन कर रहे हो दैट हैज टू बी। और एक और चीज नोट करो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है कि जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नहीं करा रही थी, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, जिसमें आप निकाल रहे थे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो आपको प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज दे रखी थी, आप रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस कर रहे थे। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस में आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जगह एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा होता है। कभी कभार जब हमें पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालनी होती है तो हमें जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जगह किसकी वैल्यू दे रखी होती है? एंथैल्पी ऑफ। तो याद रखना कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज एंथैल्पी ऑफ कंबशन का क्या होती हैं, तो आप उनके साइन चेंज कर लो, क्योंकि जब आप एंथैल्पी चेंज निकाल रहे हो प्रोडक्ट माइनस, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही दी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जगह क्या दे रखी है, तो आपको उनके साइन को क्या करना पड़ेगा? चेंज। तो कितनी एंथैल्पीज हमने डिस्कस कर ली? पहले कौन सी थी? एंथैल्पी ऑफ, फिर क्या करी? एंथैल्पी ऑफ, थर्ड क्या? एंथैल्पी ऑफ। कोई गैस कर सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी क्या होगी? When 1 mole of acid will react with 1 mole of to form salt and, तो जब 1 मोल एसिड का 1 मोल बेस के साथ रिएक्ट करता है, इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। उसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा, जो डेल्टा H में चेंज आएगा, उसको क्या बोला जाएगा? एंथैल्पी ऑफ। अगर आपको डेफिनेशन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की आई है, फिर तो आप यही बोलोगे ना, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ टू फॉर्म सॉल्ट एंड दैट एंथैल्पी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, एसिड मैंने HCl लिया,
एसिड क्या होता है, पानी में जाके ब्रेक हो जाता है। जैसे तुम अगर HCl ले रहे हो तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव एंड Cl negative, NaOH किस में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड OH negative, सॉल्ट भी 100% डिसोशिएट होता है तो NaCl किस में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड। अब तुम देखोगे कि Cl नेगेटिव कैंसिल हो गया, Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली जो एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन रिड्यूस होके किस में बच गई, H पॉजिटिव प्लस। OH negative, अब इसकी जो इंथैल्पी में चेंज आ रहा है ना -57.1, अगर आप कोई और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो उसकी इंथैल्पी चेंज भी सेम आएगी। क्यों, आप कहोगे कि मैम ये तो HCl और NaOH की है, ये HCl और NaOH की नहीं है, क्योंकि HCl और NaOH में से Na और Cl तो क्या हो गए, cancel, तो ये तो सिर्फ इंथैल्पी किसकी बची, H पॉजिटिव एंड। OH negative, तो कल को अगर आप कोई और स्ट्रॉन्ग NaCl की जगह KCl ले लो और HCl की जगह HNO3 ले लो, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो उसके भी बाकी आयंस कट जाएंगे, वो भी सिर्फ किस में रिड्यूस हो जाएंगे, H पॉजिटिव एंड। तो कहने का मतलब है कि ये डेटा आपको बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इट हैज बीन सीन, ये देखा गया है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो ऑलवेज इंथैल्पी चेंज सेम आता है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड NaCl ले रहे हो या KCl ले रहे हो। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस और weak ले लियो, फिर तो लगाएंगी, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस, अगर आप 2 वीक एसिड भी ले रहे हो ना तो उनमें भी फर्क होता है, क्योंकि एक वीक एसिड 40% ब्रेक होगा, दूसरा वीक एसिड 60%, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड तो 100% ब्रेक होता है। तो ये चीज सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वैलिड है कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद अ strong base, the total enthalpy change of neutralization is same irrespective of the acid and irrespective of the, यानी कि आप बेस कौन सा ले रहे हो, एसिड कौन सा ले रहे हो, इस बात पे डिपेंड नहीं करती। अब स्ट्रॉन्ग एसिड होते कौन कौन से ये आपको पता होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड में से कोई बातें नहीं, क्या नाम है दिव्यांश। और वीक एसिड कौन से होते हैं, एसिटिक एसिड, हाँ फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। पर अगर इसमें ये वाले एसिड आ जाए फिर डेल्टा H की वैल्यू ये नहीं होगी, NaOH भी तो आएगा इसमें, वो बेस है। लेकिन वीक एसिड पे एलिमेंट तो सेम होगी एक वैल्यू आएगी। वीक एसिड और वीक बेस की न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आती। हाँ, क्योंकि वीक एसिड कोई 50% डिसोशिएट होता है, अब कहने को दोनों वीक है, उनका जो डिसोसिएशन की पावर है वो तो अलग अलग है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अलग अलग है। अगली इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जब कोई आप नमक को पानी में डालते हो तो जब वो पानी में जाके सॉल्यूशन बनाता है तो उस वक्त जितनी भी हीट निकलती है उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बट ये देखा गया है कि जब आप नमक को पानी में डालते हो वो सीधा हीट नहीं निकलती, सबसे पहले NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है। मैंने कल भी बताया था कि जब आप किसी नमक को पानी में डालते हो सॉल्यूशन बनाने के लिए तो 2 प्रोसेसेस होते हैं। पहले वो नमक पानी में जाके ब्रेक होगा, उसके लिए हीट चाहिए क्योंकि आप चीज तोड़ रहे हो, आप NaCl को किस में तोड़ रहे हो, Na पॉजिटिव एंड, तो जब आपको हीट देनी पड़ती है वो पॉजिटिव में आती है। तो यानी कि लैटिस इंथैल्पी, NaCl जब अपने लैटिस में ब्रेक होता है तो उसके लिए जो इंथैल्पी हमें देनी पड़ती है दैट इज लैटिस इंथैल्पी। बट एक बार जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग होते हैं ये पानी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। Na पॉजिटिव पानी के कौन से आयंस को अट्रैक्ट करने लगते हैं, OH नेगेटिव, और Cl नेगेटिव पानी के कौन से आयंस को अट्रैक्ट करने लगते हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइड्रेशन। और ये देखा गया है कि जब भी आयंस पानी को अट्रैक्ट करते हैं तो इंथैल्पी निकलती है जिसको बोला जाता है हाइड्रेशन इंथैल्पी, और ये हमेशा किस में आती है, नेगेटिव। नाउ द इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ दीज इंथैल्पीज। कल जो एक डेल्टा जी का डाउट पूछा था जिसमें फॉर्मूला लगाना था डेल्टा H माइनस T डेल्टा H, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ था कि उसमें डेल्टा H अलग से नहीं दे रखा था, डेल्टा H लैटिस इंथैल्पी की वैल्यू अलग से दे रखी थी, डेल्टा H हाइड्रेशन की इंथैल्पी अलग से दे रखी थी। तब भी मैंने ये चीज समझाई थी कि डेल्टा H इज एक्चुअली द सम ऑफ दीज टू। जब भी सोल्यूशन की बात होगी तो उसका जो टोटल डेल्टा H होगा वो किसके इक्वल होगा, लैटिस प्लस, लैटिस वाला बोल बोलते हैं, जब वो NaCl का लैटिस ब्रेक होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस
यानी कि उसको अलग अलग करने के लिए जो इंथैल्पी हमें देनी पड़ती है उसको लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। बट एक बार जब वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग होता है और वो वाटर को अट्रैक्ट करने लगता है तो एनर्जी निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब हम कौन सी इंथैल्पी को इंथैल्पी माने, लैटिस इंथैल्पी को इंथैल्पी माने कि हाइड्रेशन इंथैल्पी को इंथैल्पी माने? दोनों को ही मानना पड़ेगा ना। वही बात होगी, तुम्हें 100 रुपए दिए, तुमने 150 रुपए कमा लिए, तो -100 प्लस 150, 100 रुपए दिए और 150 कमा लिए, तो कितना प्रॉफिट हुआ? हाँ, 150 माइनस 100 दैट इज 50, ये वही बात। अच्छा, इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होगी? एक मॉलिक्यूल को अपने एटम्स में तोड़ने के लिए जितनी भी हीट देनी पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। देन हीट रिवॉल्व्ड और हीट एब्जॉर्ब्ड। वैसे इवॉल्व होगी क्या? एब्जॉर्ब ही होगी ना, क्योंकि आप तोड़ रहे हो, आप मॉलिक्यूल को एटम्स में तोड़ रहे हो, तो जो हीट देनी पड़ेगी उसको क्या बोला जाएगा? इंथैल्पी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब टू ब्रेक द मॉलिक्यूल इनटू इट्स एटम्स। नाम से ही पता लग रहा है ना, इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होगी? जब मॉलिक्यूल अपने एटम्स में ब्रेक होगा। बट 1 मोल, जब भी आप कोई भी रिएक्शन की इंथैल्पी है, चाहे वो न्यूट्रलाइजेशन है, 1 मोल लेना है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन कर रहे हो तो 1 मोल की कंबशन करनी है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कोई चीज फॉर्मेशन कर रहे हो, वो भी कितनी लेनी है? 1 मोल। सोल्यूशन बना रहे हो NaCl का, तो NaCl कितना लेना है? किसी मॉलिक्यूल को उसके एटम्स में तोड़ रहे हो तो वो कितने लेने हैं? ये क्यों बोल रही हूँ बार बार कि अगर मान लो कल को मैं आपको एग्जाम में दे दूं डिफाइन इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, बच्चा लिख के आ गया इट इज द इंथैल्पी चेंज व्हेन मॉलिक्यूल चेंजेस इनटू एटम व्हेन 1 मोल। अगर आपने 1 मोल लिखा ही नहीं, आपकी पूरी डेफिनेशन रॉन्ग है। तो सिर्फ ये नहीं कि मैम मुझे पता था पर मैंने लिखा नहीं, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट इफ यू डू नॉट राइट 1 मोल। क्यों? क्योंकि कल को अगर आपने डेफिनेशन में मेंशन ही नहीं करा, कोई बच्चा 2 मोल के लिए निकाल के आ गया, वो कहेगा मेरी तो इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन इतनी है, आपने तो बोला ही नहीं था कि 1 मोल के लिए निकालनी है। सो यू हैव टू स्पेसिफाई। इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या होगी? जब कोई मॉलिक्यूल अपने आयंस में टूटेगा, जैसे मॉलिक्यूल एटम्स में टूटेगा तो इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन होगी, जब वो आयंस में टूटेगा तो आयनाइजेशन होगी। अब ये भी तो आयंस में टूट रहा है NaCl, इसकी इंथैल्पी को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस बोल रहे हैं, लेकिन जब HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है तो इसकी इंथैल्पी को इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन बोल रहे हैं। तो मैंने फर्क बताया था कि जब कोई कोवेलेंट कंपाउंड आयंस में टूटता है, जब कोई कोवेलेंट कंपाउंड आयंस में टूटता है तो उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में आयंस नहीं होते। अगर आप HCl देखोगे तो HCl में आयंस थे नहीं, जब वो पानी में गया उसके जबरदस्ती आयंस बने। तो जब एक कोवेलेंट कंपाउंड की डिसोसिएशन होती है उसके आयंस में, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आयोनाइजेशन। इस करके इसमें जो भी इंथैल्पी चेंज आएगा उसको क्या बोला जाएगा? इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। लेकिन वही NaCl, HCl की जगह अब NaCl आ गया। NaCl आयन ही कैसे, पहले ही आयंस है। मेरे को भी ऐसे लगता था, बट ये शुरू से यही चलता है। मेरे को भी ऐसा लगता था कि उल्टा इसको आयनाइजेशन बोलना चाहिए, उसको फॉर्मेशन ऑफ आयंस बोलना चाहिए, बट ये ऐसे ही बोलते हैं। इस प्रोसेस को जिसमें जबरदस्ती आयंस बन रहे हैं इसको आयोनाइजेशन बोला जाता है। इसको ये बोला जाता है कि आयंस पहले से हैं, बस हम अलग अलग कर रहे हैं, हम अलग अलग कर रहे हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बस वही है कि जैसे उन्होंने बोल दिया हाथी उड़ सकता है, हाँ उड़ सकता है, ये वही बात है। वो जो बोल दिया तो बोल दिया उन्होंने। अच्छा, इंथैल्पी ऑफ, फटाफट डेफिनेशन। आज हम कुछ किसी ने घबराना नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ डेफिनेशंस कर रहे हैं 1 मार्क वाली। हैस्लो की न्यूमेरिकल हमने सिर्फ कितने करे हैं, इनके बेस पे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं करने, इनकी सिर्फ हमने क्या करनी है, डेफिनेशंस। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी? जब कोई एनहाइड्रस सॉल्ट पानी को एब्जॉर्ब करके हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हाइड्रेशन। इस वक्त जो भी इंथैल्पी में चेंज आएगा उसको क्या बोला जाएगा? इंथैल्पी ऑफ। बट सॉल्ट लेना कितने हैं? 1 मोल। So when 1 mole of anhydrous salt converts into 1 mole of hydrated salt, the enthalpy change is known as enthalpy of hydration. हाइड्रोजिनेशन क्या होगा? हाँ, हाइड्रोजिनेशन नाम ही बता रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस में ऐड होती है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, डबल बॉन्ड में। डबल क्या बनना चाहते हैं? सिंगल बॉन्ड।
हर डबल बॉन्ड, हर अनसैचुरेटेड कंपाउंड की इच्छा है, वो भगवान से बोल रहा है कि मुझे सैचुरेट कर दो, प्लीज मुझे सैचुरेट कर दो। तो डबल बॉन्ड कब सैचुरेट होगा? जब उसको क्या मिलेगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हो जाएगी? डबल बॉन्ड के, और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। और इस वक्त जो भी इंथैल्पी में चेंज आएगा इसको क्या बोला जाएगा? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था कि अगर आप कार्बन के एक एलोट्रोपिक फॉर्म को कार्बन के दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में बदलना चाहते हो, जो कि बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने हेस लॉ से बदला था। तो इस एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको जितनी भी हीट देनी पड़ेगी उसको क्या बोला जाएगा? इंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक। एक बार मुझे नाम बताओगे 10 तरह की इंथैल्पीज के, एक एक करके, एनी वन नेम दैट यू नो। नमन से नहीं, नमन से शुरू करते हैं। नमन कोई भी एक 10 में से एक बता दो। हमने 10 तरह की इंथैल्पीज करी है, नाम बताने हैं। पहली इंथैल्पी का नाम रैंडमली बता हैं? हाँ फर्स्ट। चलो अच्छा, तूने उल्टे से नहीं शुरू करनी, कोई ऊपर वाली कोई भी एक बता। एक एक से शुरू करते हैं। चलो लवे आप बताओ। हाइड्रेशन, ओके। सेकंड नितिन? कंबशन, ओके। 2 होगी। फॉर्मेशन, पहली फॉर्मेशन ही थी नमन। 3। एक मिनट, आपने आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन होगी, कंबशन होगी, फॉर्मेशन होगी, आयोनाइजेशन होगी। 5वीं? अच्छा फॉर्मेशन ऑफ आयंस दोनों ने, चल दोनों ने बोल दी, 5 होगी। एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें ग्रेफाइट डायमंड में चेंज हो रहा है, 6 होगी। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजिनेशन 7 होगी। न्यूट्रलाइजेशन 8 होगी। एटोमाइजेशन 9 होगी। एक कौन सी बच गई वो तो मैं ही भूल गई। सबसे लास्ट वाली एलोट्रोपिक हो गई, हाइड्रोजिनेशन हो गई, हाइड्रेशन, होगी, एलोट्रो कंबशन भी होगी है, न्यूट्रल फॉर्मेशन भी होगी। वो तो करी नहीं अभी, वो भी है। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, फ्यूजन, और एक होती है वेपराइजेशन। वो बाद, वो अलग टाइप्स की है, वो फेस मेन 10 है। 10 होगी थी कि नहीं? एक रह गई थी। शुरू से करते हैं। पहले क्या करी थी? फॉर्मेशन, फिर कंबशन, फिर न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के बाद हमने करी थी, नहीं, न्यूट्रलाइजेशन के बाद चौथी कौन सी करी थी? चौथी सोल्यूशन रह गई थी। सोल्यूशन जब NaCl पानी में जाता है, लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी का सम, सोल्यूशन रह गई थी। चौथी सोल्यूशन करी थी। फिर फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयनाइजेशन, एलोट्रोपिक, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन।